आइए एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। जैसे एक कार है, ठीक है, मोशन ऑफ अ कार ऑन अ लेवल सर्कुलर रोड, है ना। जैसे अभी हमारे घरों के आसपास जो रोड बना रहता है, सिंपल से क्या रहता है, ऐसे लेवल ही रहता है और उसको ऐसे मोड़ दिया जाता है ना। जैसे हम टर्निंग पे हमको मुड़ना है तो लेवल रोड ही रहता है। वहां पर एक कार जो है कैसे मूव करता है, उस पर कौन कौन सा फोर्सेस काम करते हैं और उसमें कितना वेलोसिटी होना चाहिए ताकि वो क्या करे, आसानी से मुड़ जाए। अगर उस वेलोसिटी से ज्यादा हुआ तो वो मुड़ने के बजाय क्या होगा, उस रोड को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, है ना। उसके बारे में भी बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, मान लेते हैं कि हमारे पास एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है। उसमें एक कार जो है वो क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ना। तो जब ये मूव करेगा ऐसे उसके ऊपर, ठीक है, तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ध्यान से सुने, ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा, कार जो है बाहर जाने की कोशिश करेगा, बाहर की तरफ, ठीक है, बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो जब ये बाहर जाते रहेगा, ठीक है, तो वहां पर जो आपका जो सरफेस है वो क्या है, रफ सरफेस है, रोड है, कंक्रीट है ना। आपका जो बोलते हैं चारकोल, डामर और क्या बोलते हैं जो छोटे छोटे गिट्टी आते हैं, उसका मिक्स रहेगा कॉम्बिनेशन। तो उसके कारण से उसमें फ्रिक्शन जो है अच्छे से मिलेगा। तो वो फ्रिक्शन क्या करता है, उस कार को बाहर जाने से रोकता है ना। तो हम यहां पर बोल सकते हैं कि ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वो बाहर जा रहा था, है ना, पर ड्यू टू द फ्रिक्शन वो पूरी तरह से बाहर नहीं जा पाया, एक थोड़ा सा दूर गया और उसके बाद क्या हो गया, वो रुक गया, ठीक है। तो यहां पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है उसको बाहर फेंक रहा था, पर सेंट्रीपिटल फोर्स जो कौन प्रोवाइड करा रहा है उसको, फ्रिक्शन, उसके कारण से वो किधर आया, अंदर की तरफ खिंचाया, ठीक है, अंदर की तरफ खिंचाया। तो उसी चीज को हमको यहां पर समझना है, ठीक है, कि इस टाइम इस पर कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे, ठीक है। तो उसका जब हम साइड व्यू देखते हैं तो यहां पर हमको तीन ही फोर्स नजर आते हैं। एक फोर्स है जो है आपका नॉर्मल फोर्स और एक है उसका वेट। दो आपस में क्या कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। एक फोर्स है जो F इज इक्वल टू mv²/r, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स, जो क्या करता है, सेंटर की तरफ खींच के रखता है उसको। अगर वो सेंट्रीपिटल फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा के बाहर निकलेगा तो वो बाहर निकल जाएगा। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं लेट m be the mass of car, ठीक है, and r be the radius of path, radius of circular path, है ना, ऐसे। तो इस कार पे कौन कौन सा फोर्स काम करेगा उसको देखते हैं। पहला, ठीक है, नॉर्मल फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा, weight of the car in downward direction। हमको पता है कि आपका जो वेट होता है वो हमेशा किधर की ओर लगता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है, नीचे की तरफ, ये ऐसा, ठीक है। तीसरा फोर्स क्या है, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, टुवर्ड्स द सेंटर, है ना। तीन फोर्स वहां पर काम कर रहे हैं, देखिए, है ना। तो एक फोर्स जो है वो ऊपर की ओर, एक फोर्स जो है नीचे की ओर, और इसके तो यहां पर अगर हम देखें, इक्वेशन बनाए तो क्या हमको ऐसे मिलेगा, R इज इक्वल टू mg, इक्वेशन 1 बैलेंस कर दिए इसमें, ऐसा, ठीक है। अब यहां पर देखिए, जो आपका क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है
है ना, वही जो है वो क्या कर रहा है, नेसेसरी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्रोवाइड्स नेसेसरी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, सेंट्रीफ्यूगल बोलता हूं, सेंट्रीपिटल फोर्स। आपका फ्रिक्शन ही है जो कार को उस रोड को बाहर छोड़ के, मतलब रोड को छोड़ के बाहर जाने से रोकेगा, है ना, क्योंकि टायर और जो आपका कंक्रीट है उसके बीच फ्रिक्शन ज्यादा होता है, हमने कल बताया था आपको, ठीक है। तो जब वो बाहर जाते रहेगा तो वहां पे आपको कौन रोकेगा, फ्रिक्शन। तो वो फ्रिक्शन एक्चुअल में प्रोवाइड क्या कराएगा, आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो यहां पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा F इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू, F इज इक्वल टू म्यू इंटू आर, ये हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू, आर की वैल्यू कितना है, एम जी, F इज इक्वल टू म्यू एम जी, ठीक है। अब देखिए ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब आप खुद सोचिए, अगर सेंट्रीपिटल फोर्स है ना और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करा रहा है, फ्रिक्शन। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्यों कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो कार जो है मोशन के कारण, अपने वेलोसिटी के कारण खुद ब खुद बाहर जा रहा है, क्योंकि वहां पे टर्निंग ट्रैक है, बाहर की ओर निकलेगा, ठीक। अब सोचिए अगर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज्यादा हो जाए तो कार जो है वो बाहर निकल जाएगा, है ना। इसका मतलब ये है कि जो आपका क्या बोलते हैं, देखिए इसका मतलब ये है कि जो आपका सेंट्रीफ्यूगल वो है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, उसको या तो ज्यादा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, किसके, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के, नहीं तो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है। ये ज्यादा रहेगा तो उसको अंदर की ओर खींच के रखेगा, लेकिन अगर ये ज्यादा हुआ तो वो उसको बाहर फेंक देगा, ठीक है। तो इसलिए इसका इक्वेशन को ऐसे बनेगा, ठीक है। तो F की वैल्यू हमारे पास कितना है, म्यू एम जी, और इस F की वैल्यू कितना है हमारे पास, एम वी स्क्वायर बाय आर, ठीक है। ये m से m कट जाएगा तो v स्क्वायर, ठीक है, v स्क्वायर इज लेस देन इक्वल्स टू किससे हो जाएगा, ये यहां पर म्यू आर और ये g, ठीक है, म्यू आर जी, ठीक है। तो अगर हम यहां से v का वैल्यू निकालें तो लेस देन इक्वल्स टू कितना होना चाहिए, म्यू आर जी के रूट के बराबर, ये ऐसा। मतलब अगर आपका कार जो है इस वेलोसिटी के बराबर या उससे कम चल रहा हो, बहुत ध्यान समझे, अगर आपका कार जो है इस वेलोसिटी के बराबर या उससे कम चल रहा हो, कम वेलोसिटी से, तो वो आसानी से उस ट्रैक पे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा, है ना, वो आसानी से उस ट्रैक पे क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। पर अगर आपके कार का वेलोसिटी इस वेलोसिटी से म्यू आर जी के वैल्यू से ज्यादा हो गया, ठीक है, तो आपका कार जो है वहां पर वो मुड़ने के बजाय रोड को छोड़ के बाहर निकल जाएगा, ठीक है। हो सकता है सीवियर एक्सीडेंट भी हो जाए। चीजों के समझ में आ रही है आपको, आप एकदम स्पीड में चलाते आए, ठीक है, आपको वहां पर टर्निंग जो है वो पता ही नहीं चला, आप एकदम स्पीड में मोड़ने चक्कर में आपने कोशिश किया, स्पीड कम ही नहीं किया, मैं ऐसे ही मोड़ लूंगा करके आपने मोड़ दिया, लेकिन आपने देखा गाड़ी स्किड करके सीधा रोड से बाहर निकल गया, ठीक है। तो वहां पर कौन सा वेलोसिटी काम करता है, ये वेलोसिटी। तो v इज इक्वल, मतलब v इज लेस देन इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी होगा, तभी आपका गाड़ी रोड को छोड़ के बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। अब इसमें पॉइंट कुछ को देखिए, जो ये वाला वेलोसिटी है वो किसी भी मास के या फिर मास ऑफ द कार के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। इसका मतलब ये है कि चाहे कार, मतलब वेलोसिटी कुछ भी हो, ठीक है ना, मास कुछ भी हो कार का, लेकिन आपका वेलोसिटी जो है वो क्या होना चाहिए, उससे लेस देन ही होना चाहिए, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है मास के ऊपर, ठीक है। साथ ही साथ देखिए v जो है डायरेक्टली किसके ऊपर वो कर रहा है, इस म्यू के ऊपर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के ऊपर, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है हर गाड़ी के लिए अलग अलग होगा, ठीक है, तो उसके कारण से ही हर गाड़ी के लिए उसका जो वेलोसिटी है वो क्या हो जाएगा, डिफरेंट रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है, ठीक है, ये एक छोटा सा डेरिवेशन है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से
बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आप पूरा ऐसे लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। आइए अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, जो ये बोलता है मोशन ऑफ अ व्हीकल ऑन अ बैंक्ड रोड। ठीक है, बैंक्ड रोड क्या होता है उसको भी हम समझेंगे। पहले आपको चीजें समझनी पड़ेगी ये बैंक्ड रोड का जरूरत हमको क्यों पड़ा। देखिए, जब हमने देखा इसके प्रीवियस मतलब पहले वाले एग्जांपल पे कि अगर आपका जो कार है वो लेवल सरफेस पे भी चल रहा है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक ही क्या हो सकता है, आसानी से टर्न हो सकता है। अगर उस वेलोसिटी से ज्यादा हुआ उसका वैल्यू, ठीक है, तो वो क्या होगा, उस रोड को छोड़ के वो रोड से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो वहां पे सीवियर एक्सीडेंट होने का चांस रहता है ना। और सोचिए, तो हम ये सोचते हैं कि हमको जब कार मोड़ना है तो हम वेलोसिटी को कम कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर आप खुद सोचिए, आपको कार को मोड़ना है, ठीक है, अब आपने वेलोसिटी कम भी किया है, पर आप जब वहां पर जाएंगे तो ड्यू टू द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, है ना, क्या होगा, आपका कार का जो राइट साइड रहेगा, है ना, आप उधर से आ रहे हैं तो लेफ्ट साइड, इधर से आ रहे हैं तो राइट साइड, जो भी है, तो उसका जो टायर में ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, ज्यादा दबाव पड़ेगा बाहर वाले टायरों में हर बार, है कि नहीं। ठीक है, वैसे ही सोचिए कि बारिश हुई हो, ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर बारिश हुई हो तो ग्राउंड और टायर के बीच में जब पानी होगा, है ना, तो वहां पर क्या होगा, म्यू का वैल्यू जो है वो क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा, है ना। म्यू का वैल्यू रिड्यूस होगा तो आपका वेलोसिटी भी क्या होने लगेगा, मतलब म्यू का वैल्यू कम हुआ, मतलब फ्रिक्शन की वैल्यू वहां पर कम हो गई, तो आपको वेलोसिटी और कम करनी पड़ेगी, नहीं तो आपका कार जो है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो उसी को, उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए क्या किया गया, जो रोड होते हैं ना ऐसे, ठीक है, तो जहां पर मोड़ है उसको क्या करता है, इसका जो आउटर एज होता है उसको इनर एज की रिस्पेक्ट में थोड़ा सा ऊपर बनाया जाता है ऐसे, ठीक है, ताकि जो आपका कार आए तो आप आसानी से उसमें से ऐसे मोड़ सकें। ठीक है, उसको क्या करते हैं, ऊपर की ओर कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। ठीक है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो व्हेन द क्या बोलेंगे, आउटर एज of the road it raise above the inner edge, above the inner edge। ठीक है, when the outer edge of the road is raised above the inner edge, दिस अरेंजमेंट बोल सकते हैं, इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड ऐसे, ठीक है। और जिस एंगल से, है ना, जिस एंगल से इस रोड, लेवल रोड और ये जो आपका बैंक रोड है उसके बीच का जो एंगल होता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ बैंकिंग, एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन करेंगे, द एंगल बाय विच the angle by which the outer edge is raised above the inner edge। ठीक है, the outer edge is raised above the inner edge। This angle is called, this angle is called angle of banking।
एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, ये ठीक है। तो जब आपको ये वाला क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप पहले लिखेंगे बैंकिंग ऑफ रोड का डेफिनेशन, फिर उसके बाद एंगल ऑफ बैंकिंग का डेफिनेशन। यहां पर देखिए हमने डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है जहां पर टर्निंग था, है ना, सर्कुलर पाथ था। हमने वहां पर क्या किया, रोड को थोड़ा सा उठा दिया है ऐसे, है ना। कितने डिग्री पे उसको उठा दिया है, थीटा डिग्री पे। ठीक है, तो जब वहां पर, तो इसमें दो कंडीशन देख लेते हैं, जब एक बार फ्रिक्शन रहेगा और एक बार फ्रिक्शन नहीं रहेगा। तो अगर यहां पर फ्रिक्शन है, यहां पर फ्रिक्शन है, तो इस कार पे कौन कौन से फोर्सेस काम करेंगे। ठीक है, देखिए हमको पता है कि अगर कार चल रहा है तो इसका वेट हमेशा काम करेगा। तो हम देख लिए कि इसका वेट जो है वो किधर काम कर रहा है, नीचे। ठीक है, mg। अब इसका सरफेस ऐसे होता तो नॉर्मल फोर्स कैसे काम करता, परपेंडिकुलर। पर इसका सरफेस जो है वो थोड़ा सा इंक्लाइंड है, तो इसलिए इसका नॉर्मल फोर्स कैसे काम कर रहा है, स्लैंट काम कर रहा है। ठीक है, तो अगर आपका नॉर्मल फोर्स स्लैंट काम कर रहा है, ठीक है, तो अगर हम इसको टू कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लें, देखिए यहां पर थीटा एंगल बन रहा है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, आर कॉस थीटा, और ये वाला कौन सा हो जाएगा आपका, आर साइन थीटा। ठीक है, तो हमने आर को दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा। वैसे ही यहां पर देखिए फ्रिक्शन जो है वो किधर काम करेगा, टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो सेंटर इधर है, तो फ्रिक्शन किधर काम करेगा, नीचे की ओर, है ना। तो सेंटर भी फ्रिक्शन जो फोर्स लग रहा है वो भी कैसा था, वो भी कैसा था आपका, इंक्लाइन था। इसलिए हमने इसको भी दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। तो यहां पर देखिए थीटा एंगल बन रहा है, इसलिए ये वाला इसमें क्या हो जाएगा, एफ कॉस थीटा किसके साथ आ जाएगा, आर साइन थीटा के, और एफ साइन थीटा जो है वो किसके साथ आ जाएगा, आपके एम जी वाले पोर्शन के साथ, है ना। ठीक है, तो इसमें आपको जब इसका डेरिवेशन करना स्टार्ट करोगे तो सबसे पहले लिखना, ठीक है, कि लेट द मास ऑफ द कार बी m, ठीक है, एंड द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ बी स्मॉल r। ठीक है, ठीक है, लेट द एंगल ऑफ बैंकिंग इज थीटा। ठीक है, एट विच द आउटर एज ऑफ द रोड इज रेज अबव द इनर एज। ठीक है, ऐसे लिखेंगे। उसके बाद जो जो फोर्सेस इसके ऊपर काम कर रहे हैं उसको लिखेंगे। ठीक है, तो आप ये डेफिनेशन पहले लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटा के उसका डेरिवेशन छोटा सा सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो तो इसका जो डेरिवेशन आप जब करने के लिए करेंगे तो ऐसे उसको लिखने, उसके बाद सीधा सीधा जो फोर्स कौन कौन सा इसके ऊपर एक्ट कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो फोर्सेस एक्टिंग अपॉन द कार, ठीक है, या फिर ऑन द कार, अपॉन द नहीं, ऑन द कार। ठीक है, एक्टिंग अपॉन द ऑन द कार। ठीक है, कौन कौन सा फोर्स है, देखिए फर्स्ट फोर्स, ठीक है, यहां पर mg जो है वो किधर लग रहा है, नीचे की ओर। ठीक है, तो mg एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक है, सेकंड आर नॉर्मल फोर्स वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, और तीसरा जो है आपका फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, टुवर्ड द सेंटर, ये तीन जो है वो मुख्य फोर्सेस जो है वो उस काम पे, मतलब मेन फोर्सेस जो है उस कार पे ऊपर लग रही हैं। ठीक है, पर यहां पर आप देखिए आपका रिएक्शन फोर्स इधर है, पर उसको बैलेंस mg नहीं कर रहा है ना, उसको बैलेंस mg नहीं कर रहा है। इसका मतलब यह है कि mg को बैलेंस करने के लिए कोई और फोर्स लगेगा,
जरूरत पड़ेगी उसकी, इसलिए हमने क्या किया, ठीक है। तो ये मूवमेंट फोर्स था। अब नाउ R कैन बी resolve in two components, ठीक है। फर्स्ट कौन सा होगा, देखो यहां पर r cos थीटा, ठीक है। तो r cos थीटा और यहां पर देखिए f sin थीटा और mg, है ना। वैसे ही यहां पर देखिए r sin थीटा, तो यहां पर क्या हो जाएगा, r कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स। पहला कौन सा होगा, r cos थीटा, एंड सेकंड कौन सा हो जाएगा, इसी में लिख लेते हैं r sin थीटा। सिमिलरली यहां पर f जो है वो भी इंक्लाइंड था, तो उसको भी हमने क्या किया, f जो है वो भी इंक्लाइंड था, दोनों को हमने फिर से क्या किया, टू कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। सिमिलरली f कैन बी रिजॉल्व इन टू कंपोनेंट्स, ठीक है। हिंदी में अगर जाएं तो इसको हम बोलते हैं कि इसको अभिलंब जो बल है, ठीक है, वो कैसे हो जाएगा, दो कंपोनेंट में रिजॉल्व किया, मतलब दो घटकों में उनको विभाजित किया गया, एक है r cos थीटा, एक है r sin थीटा। वैसे ही जो घर्षण बल है उसको भी दो घटक में हमने विभाजित किया, एक कौन सा होगा आपका f cos थीटा और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका f sin थीटा, ठीक है। तो ये जो है आपको इतने फोर्सेस पहले लिखने हैं, मेंशन करने हैं अलग से, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन द कार, तो पहला कौन सा है, mg एक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड, आपको पता है, नॉर्मल फोर्स और वर्टिकली अपवर्ड, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टुवर्ड द सेंटर। अब r को हमने दो कंपोनेंट में किया, r cos थीटा और r sin थीटा। अब उसके बाद हम देखते हैं कि कौन कौन सा फोर्स कैसे कैसे काम करता है, ठीक है। तो आप इसको लिखिए, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो यहां पर देखो आपका जो फोर्स है यहां पर कौन सा काम करेगा, देखो ऊपर r cos थीटा है, r cos थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, r cos थीटा इज इक्वल्स टू f sin थीटा प्लस mg कर रहा है, ठीक है, वेरी गुड। इसको इक्वेशन 1 दे दो, नहीं इसको इक्वेशन मत दो, इसको क्या करो और ऐसे कर लो, r cos थीटा माइनस f sin थीटा इज इक्वल्स टू mg कर लो, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। वैसे ही सेकंड वाला जो है वो कैसे कैसे काम कर रहा है, देखिए r sin थीटा f cos थीटा दोनों क्या प्रोवाइड करा रहे हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। कौन कौन सा आपका r sin थीटा प्लस f cos थीटा इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर बाय r, ये हमारा इक्वेशन 2, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, बाय दोनों को डिवाइड कर देंगे, बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, ऐसे। तो क्या हो जाएगा, देखिए r sin थीटा प्लस f cos थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा माइनस f sin थीटा, ये ऐसा। इधर क्या हो जाएगा, देखिए आपका mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg, तो m से m कट गया, है ना। तो यहां पर कैसे होगा, देखो ये f और f, ठीक है। तो यहां पे हमको पता है f इज इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू r होता है ना। तो उस वैल्यू को अगर हम यहां पे रख दें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, r sin थीटा प्लस f cos थीटा। तो f की जगह हमको क्या रखना है, यहां पर म्यू इंटू r, ये ऐसा, डिवाइडेड बाय r cos थीटा, है ना, r cos थीटा
माइनस म्यू इंटू आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। सिंपल है ना। ठीक है, तो यहां पे देखो सभी में r कॉमन है तो r कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे जब हम देखेंगे तो ये वाला r और ये वाला सब r, ये r sin थीटा r sin थीटा r sin सब के सब कैंसिल हो गए। तो यहाँ पे बचा म्यू और यहाँ पे भी बचा म्यू। ठीक है, तो r के कैंसिल करने के बाद देखिए यहाँ पे अगर हम ले आए इसको तो sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू ये वाला, और यहाँ पर क्या होगा cos थीटा नीचे जाएगा तो 1 माइनस sin थीटा बाय cos थीटा, और ये म्यू है इसलिए म्यू इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी, ऐसे। ठीक है, sin थीटा, तो यहाँ पर ये देखो ये क्या हो जाएगा sin थीटा बाय cos थीटा डेट इज tan थीटा माइनस प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर जी। तो वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, तो ये वी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया आर जी, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो आर जी tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो अगर हम यहाँ से v का वैल्यू देखें तो कितना हो जाएगा रूट ओवर आर जी, और ये क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस म्यू डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। ठीक है, तो अभी ये जो है आपका एक छोटा सा डेरिवेशन है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है कि वेलोसिटी फाइंड कीजिए जब रोड क्या हो बैंक्ड हो। ठीक है, वेलोसिटी फाइंड कीजिए जब रोड जो हो क्या हो लेवल हो, है ना। तो ये सब आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ही आसान था, मैंने आपको पहले ही बताया फोर्सेस के बारे में लिखनी है, फोर्सेस लिखे, उसके बाद कौन कौन सा फोर्स कैसे कैसे एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है वो लिखिए, दोनों फोर्स को डिवाइड कर दीजिए, फोर्स को डिवाइड करने के बाद आपको tan थीटा में उसका वैल्यू लाना है। ठीक है, तो ये हो गया वेलोसिटी। ठीक है, तो इसमें एक पोर्शन और बचा है व्हेन फ्रिक्शन इज नॉट प्रेजेंट। आइए उस बैंकिंग ऑफ रोड वाले टॉपिक का जो सेकंड पोर्शन है, एक पोर्शन में हमने देखा कि जब फ्रिक्शन जो हो वहां पर प्रेजेंट हो। अभी हम देखते हैं कि जब फ्रिक्शन ना हो तो कैसे कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, बाकी जितना डिस्क्रिप्शन है आप फिर से वही लिखोगे, चीजों को बस देखना है कि कौन कौन सा फोर्स किसको किसको बैलेंस कर रहा है। तो यहां पर देखिए कौन कौन सा फोर्स काम कर रहा है, पहले वो देखिए। तो यहां पर दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक है आपका वेट mg, ठीक है, वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है, और दूसरा जो है आपका कौन सा है रिएक्शन फोर्स, ठीक है, ऊपर की तरफ। ठीक है, पर यहां पर देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्ट है मतलब जो कार है वो बाहर नहीं जा पा रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई फोर्स ऐसे होगा जो उसको सेंटर की तरफ कौन क्या कर रहा हो, खींच रहा होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, आर को जो रिएक्शन फोर्स था उसको दो कंपोनेंट में रिजॉल्व कर दिया, एक है आर कॉस थीटा और एक है आपका आर साइन थीटा। तो देखिए यहां पर आर कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए mg और आर साइन थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा m v स्क्वायर बाय r। डिवाइड कर दीजिए, r साइन थीटा डिवाइडेड बाय r cos थीटा इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r डिवाइडेड बाय mg, है ना। m से m कट गया, ठीक है, यहां से r से r कट गया। ठीक है, तो हमको क्या मिला, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा दैट इज इक्वल टू tan थीटा। तो tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, v स्क्वायर बाय r g। ठीक है, तो v
स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर जी टेन थीटा, और v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर जी टेन थीटा, वो भी किस में, रूट में, ये ऐसा। तो जब हम बात करेंगे बैंकिंग ऑफ कार की, कब, जब उसमें फ्रिक्शन प्रेजेंट ना हो, तो उस टाइम उसका वेलोसिटी किसके बराबर होना चाहिए, आर जी टेन थीटा के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से बैंकिंग ऑफ रोड को समझा जा सकता है। बैंकिंग ऑफ रोड से हमको फायदा ये होता है कि आपका जो कार है उसको हम ज्यादा स्पीड से क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। ठीक है, उसका जो पहियों पे जो डैमेज होता था उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना, कम उसका मेंटेनेंस खर्च होगा। ठीक है, तो ये जो है आपका काम का चीज है। ठीक है, थैंक यू।